गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है लास्ट टॉपिक था हमारा, जो हमने लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था स्टूडेंट, वो था हमारा सेंट्रल डोगमा, जहाँ पर हमने बच्चों जो है क्या पढ़ा था कि किस तरीके से जो है एक बार में जो है क्विक रिवीजन कर देते हो। तो सेंट्रल डोगमा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि जो डीएनए होता है, डीएनए से जो है डीएनए का जो बनना होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है क्या, रेप्लिकेशन। ठीक है। देन डीएनए से जो है आपका एमआरएनए बनता है, उसको कहा जाता है आपका जो है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और आपका जो है बच्चों एमआरएनए से आपका जो है क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। इसको कहा जाता है किस प्रोसेस के थ्रू बनता है, प्रोटीन एमआरएनए से ट्रांसलेशन के थ्रू, है ना। तो इसको कहा जाता है कि आपका सेंट्रल डोगमा, यानी कि जहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जो है क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी कि एक ही फ्लो में जो है जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आके कैरी होती रहती है। ठीक है। कहाँ पर, जेनेटिक लेवल पे। ठीक है, यानी कि डीएनए की। ठीक है। तो डीएनए से जो डीएनए बनना जो प्रोसेस है उसको कहा जाता है रेप्लिकेशन। ठीक है। तो आज हम सेंट्रल डोगमा का फर्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे बच्चों कि किस तरीके से जो है डीएनए से जो है डीएनए की कॉपी बनती है। तो डीएनए से जो है डीएनए सिंथेसाइज होना, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन। तो इसीलिए जो है बच्चों आज हम सेंट्रल डोगमा का फर्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे, रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन किसका, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों कि रेप्लिकेशन होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ क्या कहा बच्चों हमने, रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन का मतलब हमने क्या कहा, जहाँ पर जो है आपका डीएनए से जो है डीएनए जो है क्या बन रहा है, जहाँ पर आपका डीएनए से डीएनए जो है सिंथेसाइज हो रहा है, उस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों रेप्लिकेशन। तो अब हमें जो है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के अंदर एक चीज़ पढ़नी है बच्चों कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ये अभी मैं आपको जो है डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले जो है बच्चों कि आपको पता है कि जो वॉटसन एंड क्रिक थे, इन्होंने ही जो है दो साइंटिस्ट थे, वाटसन एंड क्रिक। ये मैं आपको ऑलरेडी इनका नाम पहले बता चुकी हूँ। वाटसन एंड क्रिक ने जो है बच्चों क्या किया था, जो डीएनए है उसका डबल हेलिक्स मॉडल जो है वाटसन एंड क्रिक ने ही दिया था। और वाटसन और क्रिक ने ही जो है बच्चों क्या किया था, डीएनए रेप्लिकेशन भी जो है वाटसन एंड क्रिक ने ही प्रपोज किया था। जो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए है ये भी किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, किस साइंटिस्ट के द्वारा प्रपोज किया था, आपका जो है वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। ठीक है। अब आता है बच्चों कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है। यानी जो वाटसन एंड क्रिक ने जो ये स्कीम प्रपोज की थी डीएनए रेप्लिकेशन की, तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, ये क्या कहते हैं कि द टू स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स would separate and acts as a template for the synthesis of new complementary strand। ठीक है। ठीक है। तो वाटसन एंड क्रिक ने इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या थ्योरी दी थी, इन्होंने कहा कि द टू स्ट्रैंड्स और डबल हेलिक्स वुड सेपरेट, यानी कि इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो दो स्ट्रैंड होते हैं डीएनए, हमें पता है क्या डबल हेलिक्स होता है, तो सबसे पहले जो है ये दोनों स्ट्रैंड जो है क्या होंगे, सेपरेट होंगे एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसाइज ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। यानी कि सबसे पहले ये जो दोनों स्ट्रैंड हैं, जो ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है,
ये इस तरीके से जो है दोनों सेपरेट होंगे, ठीक है। सपोज इसमें से जो है एक स्ट्रैंड ये हो गया सेपरेट और ये एक स्ट्रैंड ये हो गया सेपरेट, ठीक है। देन उसके बाद जो है ये जो स्ट्रैंड सेपरेट हुए हैं ये क्या करेंगे, न्यूली सिंथेसाइज जो स्ट्रैंड बनेगा उसके लिए जो है ये टेम्पलेट का काम करेंगे। तो टेम्पलेट का मतलब जिसको कॉपी करके कोई नई चीज़ बन रही है। तो ये डीएनए का जो है क्या होता है, दोनों स्ट्रैंड जब सेपरेट होते हैं ये, तो ये दोनों के दोनों जो है टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। किसके लिए, न्यूली सिंथेसाइज जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, इसका जो बेस पेयर होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर न्यू आपका जो है स्ट्रैंड बनेगा और यहाँ पर भी जो है इसका न्यू स्ट्रैंड बनेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है ये आपका जो है अकॉर्डिंग टू वॉटसन एंड क्रिक का जो मॉडल था इसके अकॉर्डिंग जो है क्या कह रहा है कि जो है सबसे पहले जो आपका डबल हेलिक्स स्ट्रैंड है वो सेपरेट होंगे। देन उसके बाद जो है ये दोनों टेम्पलेट का काम करेंगी और जिससे कि जो है न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चों अब यहाँ पर जो है मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि यहाँ पर हमने जो है जब रेप्लिकेशन हो जाता है, ठीक है, सपोज ये रेप्लिकेशन हुआ और ये जो है हमारा एक डीएनए से जो है 2 डीएनए के स्ट्रैंड बन गए। तो अब क्या है बच्चों, आपका इन दोनों जो डीएनए का आपका एक डीएनए से 2 डीएनए का जो स्ट्रैंड बनता है, तो इसमें क्या होता है, एक जो स्ट्रैंड होता है वो आपका पैरेंटल होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला जो है बच्चों क्या था, आपका पैरेंटल डीएनए है ना, पैरेंटल स्ट्रैंड था। और अगर हम ये वाले की बात करें तो ये हमारा जो है न्यू स्ट्रैंड था जो कि हमारा बाद में बना। यहाँ पर हमने ये वाला कहा कि ये हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड था और ये हमारा न्यू स्ट्रैंड था, ठीक है। तो यानी कि रेप्लिकेशन होने के बाद जो है, रेप्लिकेशन के बाद जो है क्या होता है कि एक स्ट्रैंड हमेशा आपका जो है पेरेंटल स्ट्रैंड होता है। पेरेंटल का मतलब जो आपका इस डीएनए का एक पोर्शन है ये, और इस डीएनए का एक पोर्शन ये हुआ सेपरेट होके। अब इस पेरेंटल डीएनए में आपका ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है। यहाँ पर ये पेरेंटल जो आपका स्ट्रैंड था इसमें ये न्यू स्ट्रैंड आपका सिंथेसाइज हुआ है, ठीक है। तो इस स्कीम को कहा जाता है बच्चों सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। इसको क्या कहा जाता है, सेमी कंजर्वेटिव ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। क्या कहा जाता है बच्चों इसको, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, ठीक है। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये जो है इससे जो है पूरा डीएनए नहीं बन रहा है ना। ऐसा नहीं हो रहा कि ये सपोज ये हमारा डीएनए का स्ट्रैंड था और इससे जो है आपका इस तरीके से जो है पूरा डीएनए का यही स्ट्रैंड जो है फुल्ली जो है कंजर्वेटिव नहीं हो रहा है ना। आपका दोनों स्ट्रैंड में आधा आधा कंजर्व है पेरेंटल डीएनए, तो इसीलिए जो है इसको सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। समझ में आया बच्चों क्या काम ने, ये फुल्ली कंजर्व नहीं है ना, क्योंकि आपका जो ये एक डीएनए से जो 2 डीएनए के स्ट्रैंड बन रहे तो वो फुली कंजर्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा पेरेंटल डीएनए था और देन उसके बाद जो है ये पूरा बना, देन उसके बाद इससे टूट कर जो है आपके 2 बने होंगे, है ना। तो तब आप कहते हैं कि ये फुली कंजर्वेटिव डीएनए। बट यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो डीएनए था ये जो है क्या हुआ, आधा इधर है और आधा इधर गया है, ठीक है। तो इसलिए इसको कहेंगे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये हमारा जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है बच्चों वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। फुल्ली कंजर्वेटिव नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है ये कैसा होता है बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। और सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या काम है कि जो डीएनए का जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है ये दोनों स्ट्रैंड में आधे आधे जाते हैं। एक स्ट्रैंड इस वाले में जाता है और एक स्ट्रैंड इसमें जाता है, ठीक है। और दोनों में आपका जो है एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनता है, तो इसीलिए इसको जो है सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। तो अब मैं इसको आपको जो है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को जो है एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। तो क्या कहा हमने कि सपोज ये बच्चों हमारा जो है डीएनए का स्ट्रैंड है, ठीक है। ये माना हमारा डीएनए का स्ट्रैंड है,
ठीक। अब ये हमारे यहाँ पर क्या होंगे बच्चों, बेस पेयर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बेस पेयर भी लिख देती हूँ। माना यहाँ पर ये ए है, ये सी है, ये जी है, ये टी है, ये ए है, ये ए देन सी टी टी। ठीक है, माना ये हमने रैंडमली कोई बेस पेयर यहाँ पर लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब नाइट्रोजनस बेसिस लगाए। अब इसका आपको पता है, इसके अपोजिट में आप ऐसे रैंडमली कुछ भी नहीं लगा सकते। यहाँ पर तो चलो आपने कुछ भी लगा दिए चारों में से, ठीक है, बट आप इसके अपोजिट में जो है क्या करोगे, वही लगाओगे जिसके साथ जो है एडेनिन और जिसके साथ साइटोसिन का जो है क्या होता है, इसके अपोजिट में आप जो है एक्यूरेट बेस ही लगाओगे, नाइट्रोजनस बेस। क्यों? क्योंकि आपको पता है बच्चों कि जो एडेनिन होता है वो हमेशा थायमिन के साथ ही जो है क्या होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा पेयर होता है। ठीक है, और जो आपका साइटोसिन है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जो है ग्वानिन के साथ ही पेयर होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप एडेनिन को जो है ग्वानिन के साथ जोड़ो। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। तो एडेनिन हमेशा जो है थायमिन के साथ जो है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और साइटोसिन हमेशा जो है ग्वानिन के साथ जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। तो अब ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा, ऑब्वियसली साइटोसिन के साथ। ठीक है, और आपका जो है आपका थायमिन है तो थायमिन एडेनिन के साथ जुड़ेगा बच्चों, और एडेनिन यहाँ पर है तो थायमिन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो है क्या है, एडेनिन है तो यहाँ पर भी थायमिन आएगा। देन सी है तो सी किसके साथ होगा आपका, जी यानी ग्वानिन। सी है तो देन ग्वानिन, टी है तो एडेनिन, और टी है तो एडेनिन। ठीक है, ऐसे इस तरीके से जो है नीचे भी जो है नाइट्रोजनस बेसिस होंगे। ठीक है, तो उनको मैं नहीं लिख रही। तो अब क्या कहा हमने कि ये हमारा जो है डीएनए है, तो जब इसमें रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा बच्चों, आपका जो है इस डीएनए में जब रेप्लिकेशन होगा तो सबसे पहले जो है इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि ये जो दोनों डीएनए की स्ट्रैंड है वो सेपरेट होंगे। ठीक है, तो माना मैं बिल्कुल स्ट्रेट बना देती हूँ यहाँ पर कि सपोज एक स्ट्रैंड ये सेपरेट हुआ और दूसरा स्ट्रैंड ये सेपरेट हुआ। ठीक है, ये डीएनए था जिसके दोनों स्ट्रैंड ये सेपरेट हो गए और ये हो गए इनके नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, यहाँ पर लगा दिया आपने नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, इस स्ट्रैंड के भी इधर एक साइड नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, है ना, क्योंकि इसमें दोनों साइड से आपके क्या होता है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड होता है तो दोनों साइड क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ना, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या लिखा था, तो मैं वही नाइट्रोजनस बेसिस यहाँ पर लिख देती हूँ। हमने कहा था कि ये एडेनिन है, ये इसके अपोजिट में थायमिन था, है ना, ये आपका सी था तो इसके अपोजिट में आपका जी था, ये आपका जी था बच्चों तो इसके अपोजिट में आपका सी था। देन टी था तो इसके अपोजिट में ए था, ए था तो इसके अपोजिट में टी था। देन आपका जो है थोड़ा सा इसके बराबर में मैं कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, देन आपका जो है ठीक है, देन उसके बाद आपका क्या है, ए है तो ए के अपोजिट में क्या है आपका टी है, सी है इधर सी, फिर देन टी और टी, इनके अपोजिट में क्या है आपका जो है सी के साथ जी पेयर होगा, सी के साथ जी पेयर होगा, टी के साथ ए पेयर होगा, टी के साथ ए पेयर होगा। ठीक है, यही नाइट्रोजनस बेसिस थे इधर भी। जब ये डीएनए का स्ट्रैंड जो है सेपरेट हो गए, ये दोनों डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, तो अब ये दोनों डीएनए का स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट का काम करेंगे। ठीक है, टेम्पलेट का मीनिंग क्या बताया बच्चों हमने, जिसको देखकर जो है कोई नया स्ट्रैंड बन रही है या कोई नई चीज़ बन रही है जिसको देख के, ठीक है, तो उसको कहा जाता है टेम्पलेट। तो अब जो है क्या होगा बच्चों कि ये जो दोनों ये पैरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है ना, ये भी पैरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है और ये भी पैरेंटल डीएनए का स्ट्रैंड है, यानी ये पैरेंट है और इससे जो है डॉटर डीएनए बनेगा, है ना। तो एक स्ट्रैंड ये इधर आ गया, एक स्ट्रैंड ये इधर चला गया सेपरेट होकर। अब ये टेम्पलेट का काम कर रहा है तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये कैसा स्ट्रैंड है बच्चों, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, ये भी आपका क्या है बच्चों, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। ठीक है,
अब क्या होगा, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो है क्या होगा, आपका न्यू कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि यहाँ पर जो है आपका जो डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री होगा, यानी कि एडेनिन के आपका क्या होगा, एडेनिन किसके साथ पेयर होगा, एडेनिन अगर यहाँ पर जो है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा अगर सपोज, तो यहाँ पर ऑब्वियसली थाइमिन होगा ना, यहाँ पर साइटोसिन की जगह पर ग्वानिन होगा, ग्वानिन की जगह पर साइटोसिन होगा, उसी को तो हम कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे। तो इसीलिए ये क्या कह रहा है कि जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है इससे जो है आपका न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। तो अब जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा बच्चों, इसके बीच में क्या बेस पेयर होगा, सपोज ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ ये, और यहाँ से ये न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ इस वाले का, इस वाले का। अब इसके नाइट्रोजनस बेसिस बताइए बच्चों, इसके नाइट्रोजनस बेसिस क्या होंगे, इन नाइट्रोजनस बेस के अकॉर्डिंग ही इन्हीं के तो कॉम्प्लीमेंट्री इस न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में होंगे। अगर यहाँ एडेनिन था तो यहाँ थाइमिन होगा, यहाँ जी होगा, यहाँ सी होगा, यहाँ ए होगा, यहाँ टी होगा, टी होगा, जी होगा, जी होगा, ए होगा और ए होगा। तो ये बन गया ना आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, यानी कि एडेनिन के अपोजिट में हमेशा थाइमिन ही होगा। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा तो इसके अपोजिट में जो नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा वो थाइमिन ही जुड़ेगा, ठीक है। और वो भी किसके द्वारा, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ये भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ही जुड़े होंगे, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होंगे, ये भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा होंगे, ये डबल और ये भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे। अब दूसरा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड था उससे भी सेम न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनेगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, नाइट्रोजनस बेसिस क्या लगेंगे, इनका कॉम्प्लीमेंट्री जो है नाइट्रोजनस बेस यहाँ पर लगेगा। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, टी का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया ए, जी का आपका सी का आपका जी हो गया, ए का टी हो गया बच्चों, टी का ए हो गया, टी का ए हो गया, जी का सी, जी का सी, ए का टी और ए का टी। तो ये इसका जो है क्या हो गया, आपका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब कि आपके जो बेस पेयर है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है नाइट्रोजनस बेस ही न्यूली सिंथेसाइज डीएनए में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, ये था आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड, यानी कि ये स्ट्रैंड और ये वाला आपका ये स्ट्रैंड। अब इन दोनों ने जो है अब टेम्पलेट का काम किया और इनसे जो है न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया, ठीक है। तो ये वाला जो सामने जो स्ट्रैंड बन रहा है तो ये जो है आपका ये वाला है न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ये वाला जो है आपका न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया, ये भी और ये भी। तो इसको कहा जाता है बच्चों सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्यों, क्योंकि जो पैरेंटल डीएनए है वो सेमी कंजर्व है यहाँ पर, ठीक है, दोनों में ही कंजर्व है। यानी कि अगर एक डीएनए से हमेशा बच्चों जो है क्या होता है, दो डीएनए का स्ट्रैंड बनता है। तो आपका जो है क्या है, दोनों डीएनए जो बने हैं उसमें एक आपका पैरेंटल डीएनए होता है हमेशा, जो कि टेम्पलेट का काम करता है और उससे जो है न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। ये आपका जो है एक पैरेंटल डीएनए है और दूसरा जो है स्ट्रैंड है, और दूसरा जो है आपका न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ है। तो ये डायग्राम अगर मैं बनाऊँ तो ये सेम ऐसा डायग्राम होगा, ये इस तरीके का होगा ना, क्योंकि मैंने तो इसको स्ट्रेट बना कर दिखाया ना नाइट्रोजनस बेसिस को समझाने के लिए। और ये भी आपका इस तरीके का डीएनए बनाइए, ठीक है, जिसमें ये नाइट्रोजनस बेसिस है और जिसमें कि ये नाइट्रोजनस बेसिस है, ठीक है बच्चों। तो ये था बच्चों आपका जो है पहले रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में, कि जो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है बच्चों, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है पढ़ेंगे बच्चों कि जो हमने इतने इजी तरीके से आपको यहाँ पर बता दिया कि डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो सेपरेट होते हैं, देन जो है न्यू स्ट्रैंड जो है सिंथेसाइज होता है। तो एक्चुअल में ये इतने इजी तरीके से नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए जो है बहुत सारे जो है यहाँ पर जो है एंजाइम्स जो है क्या करते हैं, वर्क करते हैं, देन तब जाकर जो है यहाँ पर ये प्रोसेस चल पाती है। तो स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो है डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ये तो अभी हमने आपको सिर्फ ये समझा है कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। कल हम पढ़ेंगे जो रेप्लिकेशन जो मशीनरी है
वो एक्चुअल में होती कैसे, किस तरीके से जो है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं, देन किस तरीके से जो है न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है। ठीक है, तो ये बच्चों कल की क्लास में हम पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि बच्चों आपको जो है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।